सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति, ठीक सरल आवर्त गति बोलते हैं। सर एसएचएम में हमने कल बात करी थी सिंपल पेंडुलम की, सरल लोलक की, इसके हमने बहुत सारे केसेस की बात करी थी, सरल लोलक के, सिंपल पेंडुलम के बहुत सारे केसेस की बात करी थी। उसके बाद में जो हमारी बात चल रही थी वो चल रही थी स्प्रिंग को लेकर। स्प्रिंग तुम लोग जानते हो कि मैंने क्या किया, किसी स्प्रिंग को ऐसे अटैच्ड किया, किसी स्प्रिंग को ऐसे अटैच्ड किया। अगर मैं इस स्प्रिंग को, सबसे पहले देखो एसएचएम होता क्या है। एसएचएम का मतलब होता है जो कोई भी पाथ हो उस पाथ को बार बार कोई चीज रिटेन करे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एसएचएम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम कहोगे सर बार बार रिटेन करे, जैसे ये पंखा चल रहा है, पंखा अपने ही एक्सिस पर बार बार रोटेशन कर रहा है, भाई एक पॉइंट से बार बार घूम रहा है, एक पॉइंट से क्या घूम रहा है, बार बार घूम रहा है। तुम कहोगे सर ये भी तो एसएचएम है, लेकिन ये एसएचएम नहीं है। एसएचएम वो होता है कि जिस डायरेक्शन में वो चले लेकिन फोर्स कहाँ लगे, उसके अपोजिट लगे। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुमने अगर इसे खींचा, कोई भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ मास जुड़ा हुआ है, अगर मैं इस मास को नीचे की ओर खींचूंगा तो 100% स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर की ओर। क्या स्प्रिंग चाहेगा ये नीचे जाए, नहीं जाएगा। अगर मैं इसे कंप्रेस करूं, कंप्रेस का मतलब दबाऊं इसे, अगर मैं इसे दबाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये मास कहां जा रहा है, ऊपर, तो ये स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, नीचे। यानी कि जिधर कोई चीज चल रही है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तभी तुम्हारा एसएचएम पॉसिबल है, अदरवाइज एसएचएम पॉसिबल नहीं है। अब तुम्हारा पंखा चल रहा है, सर पंखा चल रहा है तो देखो खुद सोचो, अगर पंखा चल रहा है इसका मतलब यह है कि जो मोटर है जिस डायरेक्शन में पंखा चल रहा है उधर ही तो फोर्स लगा रही है, ठीक है। अगर ऐसा होगा कि जिस डायरेक्शन में कोई चीज चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो वो एसएचएम की एसएचएम में नहीं आता है। एसएचएम में वही आएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट लो, ठीक है। अब इसके जो एसएचएम का फार्मूला होता था, एसएचएम में किसका, टाइम पीरियड का, वो क्या था, T = 2 पाई √m/k, जहां k क्या होता है, k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब तुम ये समझो सर, सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि स्प्रिंग कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट मटेरियल पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैंने लिया, एक होता है साइकिल का स्प्रिंग, ठीक है, एक होता है मोटरसाइकिल का स्प्रिंग। मोटरसाइकिल का स्प्रिंग कहाँ लगा हुआ होता है, सॉकर में, सॉकर में होता है मोटरसाइकिल का स्प्रिंग, ठीक है। एक होता है ट्रेन का स्प्रिंग, अगर कभी ट्रेन देखी हो तो ट्रेन के पहिए होते हैं, उनके साइड में ऐसे बहुत मोटे मोटे ऐसे स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब तुमसे कहा जाए तुम साइकिल का स्प्रिंग खींचो, तुम खींच दोगे। मोटरसाइकिल का खींचो तो चलो बहुत जोर लगाओगे, खींच दोगे। ट्रेन का खींच दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं खींच पा रहे, क्योंकि उनका स्प्रिंग कांस्टेंट, साइकिल का स्प्रिंग कांस्टेंट कम है मोटरसाइकिल के कंपेयर में, और मोटरसाइकिल का स्प्रिंग कांस्टेंट और कम है ट्रेन के कंपेयर में। तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है, टाइम पीरियड उतना क्या होगा, कम। देखो ये कैसा एक दूसरे के इन्वर्सली है। इन्वर्सली का मतलब है अगर ये ज़्यादा तो ये क्या होगा, कम, और मास ज़्यादा तो टाइम पीरियड क्या होगा, ज़्यादा। मास ज़्यादा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद में कल जो हमने और बात करी थी वो हमने बात करी थी सीरीज़ की, ठीक है। सीरीज़ में अगर मेरे, मान लो मैंने कहा मेरे पास में जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कैसे हैं, स्प्रिंग सीरीज़ में है, सीरीज़ में। सर सीरीज़ का मतलब ये हो गया, सीरीज़ का मतलब ये हो गया कि एक स्प्रिंग ऐसे जुड़ा है और एक स्प्रिंग ऐसे जुड़ा है, इनके मास क्या हो गए, m है। सोचो ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और ये स्प्रिंग कांस्टेंट ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। और पैरेलल में जुड़ना क्या होता है, कल हमने इन सब की बात करी थी। पैरेलल में जुड़ना क्या होता है, पैरेलल का मतलब हो गया कि एक स्प्रिंग मेरा ऐसे है, दूसरा स्प्रिंग मेरा, ये दोनों स्प्रिंग एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल, ये सीरीज में, ये किस में है, पैरेलल में। अगर दो स्प्रिंग सीरीज में होंगे तो उनका सबसे पहले क्या निकालोगे, के इक्विवेलेंट। सर के इक्विवेलेंट का मतलब होता है अगर मैं दोनों को हटा के के इक्विवेलेंट के बराबर रख दूं तो वही काम करेगा जो ये दोनों ही कर रहे थे।
तो अगर के इक्विवेलेंट निकालूंगा सीरीज में होंगे तो के इक्विवेलेंट लिख लेगा 1/के इक्विवेलेंट बराबर 1/K1 प्लस 1/। क्या ये कैसे काम कर रहे हैं? ऐसे कैपेसिटर लगे हुए नहीं होते थे, संधारित्र कैपेसिटर कैसे लगे हुए होते थे कि अगर सीरीज में होते थे तो हम क्या कहते थे, श्रेणी क्रम में होते थे तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/। और अगर संधारित्र या कैपेसिटर जो हमारे लगे हुए होते थे पैरेलल, ठीक है, K1 और K2, अगर ये पैरेलल होते थे तो के इक्विवेलेंट क्या होता था, K1 प्लस K2, सीधे सर ये होते थे। अगर मैं इसका टाइम पीरियड निकालूं, तुम बोले टाइम पीरियड का फार्मूला चेंज मत कर देना, T = 2π√m अपॉन अब क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट। ऐसे ही मैं अगर यहाँ टाइम पीरियड की बात करूंगा तो T = 2π√m अपॉन के इक्विवेलेंट। सर मेरा ये आ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब नीट ने क्या किया, नीट ने क्वेश्चन पूछ लिया। नीट कैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सर एक बात बताइए, मैंने कहा मान लो मेरे पास में ये के 2K, ठीक है, मेरे पास स्प्रिंग है 3, ऐसे 3 स्प्रिंग है। मैंने कहा यहां पर मास क्या है, m। अगर मैं इसे हल्का सा पकड़ के खींचूं और खींच के छोड़ दूं, पकड़ के खींचा और छोड़ दिया, तो ये जो ब्लॉक है ये ऊपर नीचे आएगा जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, तो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। अब सर टाइम पीरियड क्या होता है, अपन के तो यही समझ में नहीं आता है। देखो टाइम पीरियड का मतलब ये है कि अगर जैसे मैं इसे पकड़ के खींचूं, मान लो मैं इसे यहाँ तक खींचा, यहाँ तक खींच लिया और खींच के छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ाऊँ ना तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऊपर तक जाएगा, वापिस जब यहाँ तक आएगा तो यहाँ से जाने में और आने में जो समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो अगर मैं इसका टाइम पीरियड निकालूं तो तुम बोले टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, T = 2π, मास क्या है सर, m अपॉन के इक्विवेलेंट। अब के इक्विवेलेंट कैसे निकालो, तो क्या करोगे, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, पैरेलल में है, तो अगर मैं इन दोनों की जगह एक बनाऊंगा तो इन दोनों को क्या करूंगा, जोड़ूंगा, कितना आया, 2K आ गया। अब देखो इन दोनों को हटा के मैंने एक लगा दिया 2K लगा सकता हूं। अब वो 2K और ये 2K कैसे हो जाएंगे, सीरीज में, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। खुद सोचो, अगर मैं इन दोनों को हटा के सिर्फ एक 2K लगा दूं, एक 2K लगा दिया तो एक 2K ये, एक 2K ये, दोनों कैसे हो गए, सीरीज में, दोनों सीरीज में हो गए। तो मैं अगर के इक्विवेलेंट निकालूंगा तो ये ऊपर वाला भी 2K और नीचे वाला भी 2K, एलसीएम क्या आया, 2K, एलसीएम 2K, तो 1 प्लस यहाँ आया 2/2K, तो के इक्विवेलेंट तुम्हारा आएगा 2K/2, यानी कि क्या आया सर मेरा, K आया। तो इसका मतलब ये है मैं यहाँ पर रखूँ T = 2π√m और के इक्विवेलेंट की जगह मैंने क्या रख दिया, K रख दिया, के इक्विवेलेंट की जगह क्या रख दिया, तो T = 2π√m अपॉन K, छुट्टी। सर मेरा ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो तुम इस टाइप से भी बता सकते हो कि बताओ उसका टाइम पीरियड क्या होगा। यहाँ पर जैसे अगर वो के की वैल्यू दे देता तो बात और अच्छी थी, के की वैल्यू दे देता तो तुम यहाँ पर के की वैल्यू लिखते, लेकिन जो नीट क्वेश्चन पूछेगा, नीट में के की वैल्यू वो नहीं देते हैं, ज़्यादातर उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ रहती है वो के की वैल्यू नहीं रहती है, उनकी पॉसिबिलिटीज़ रहती है वो बस यहाँ पर के कर दिया, यहाँ 2K कर दिया, यहाँ पर के कर दिया, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं। अब बेटा कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, जरा सोचो कि सर मेरे पास में ऐसी दीवार है, ठीक है, एक ऐसी मेरे पास दीवार है, मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग यहाँ लगा दिया, यहाँ कर दिया मास m और एक स्प्रिंग यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये अपन ने स्प्रिंग ऐसे लगा दिया। अब तुमसे पूछा जाए सर ये K1 है, ये K2 है, सही है, मैंने क्या किया, इसे हल्का सा क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, ये इधर हल्का सा दबाया तो इधर वाला खिंचा, जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये ऐसे ऐसे आएगा जाएगा, ऐसे आएगा जाएगा। अगर ये ऐसे आएगा जाएगा, अब मैंने पूछा बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा,
अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो देखो, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तुम्हारे पास में कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि फिर हम इस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, तो इस कंडीशन के लिए देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है सर जी। सबसे पहले क्या करो, इसको पकड़ो और ऐसे ऊपर ले आओ। अगर मैं इसे पकड़ के ऐसे ऊपर ले आया, जरा सोचना, एक ये है, एक ये है, एक स्प्रिंग ऐसे, एक स्प्रिंग, और यहाँ क्या जोड़ा है, ये नहीं समझ में आया। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे दोनों जगह थी, ये तो बंधी हुई है, यहाँ बंधी हुई है, स्प्रिंग K2 और स्प्रिंग K1। मैंने क्या किया, इसे हल्का सा इधर खींचा, मैंने इधर दबाया, इधर दबाऊंगा छोड़ दूंगा तो ये ऐसे ऐसे आगे पीछे जाएगा, आगे पीछे जाएगा तो क्या हो रहा है, इसमें SHM हो रहा है। क्या हो रहा है, SHM। अब सब जी इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है, इसे ऐसे पकड़ा, ऐसे कर दिया, ऐसे पकड़ के देखो, ऐसे पकड़ के जब मैंने ऐसे किया तो यही तो बन गया एक प्रकार से। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T = 2 पाई अंडर रूट m/K1 + K2। सिंपल, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद में जैसे मान लो अगर तुम्हें कोई ऐसे बता दिया गया उसने कि यहाँ कोई मेरा मास है m, एक ये हो गया, ये हो गया K1 K2 K3। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है सर, पकड़ा ऐसे ऊपर कर दिया। जब पकड़ के ऐसे ऊपर किया तो एक तरफ K1 और एक तरफ K2 और K3, K2 और, अरे यही तो हो जाएंगे, देखो K2 और K3 एक तरफ। अब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो इन दोनों का कैसे करूंगा मैं, इन दोनों का कैसे करूंगा, तो इन दोनों की जगह कोई एक रखूंगा। और कैसे रखूंगा, मैंने मान लिया K डैश है तो 1/K2 + 1/K3। नीचे लिया मैंने एलसीएम, तो K2 K3 तिरछी गुणा K3 की ऊपर और K2 की इधर, तो K डैश की वैल्यू मेरी क्या आई, K2 K3 अपॉन K2 + K3, ये आ गई। अब इसमें क्या जोड़ दूं, अगर मैं इसका टाइम पीरियड मुझे निकालना है सर, तो T = 2 पाई m/K क्या हो जाएगा, देखो K1, क्योंकि ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल, K1 और इन दोनों को मिला के कितना आया था, K डैश, यही तो हो जाएगा टाइम पीरियड, K1 + K डैश, ये तुम्हारा टाइम पीरियड हो जाएगा। उसके बाद में कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, मान लो मेरे पास में दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक M1 और एक ब्लॉक M2। ये स्प्रिंग क्या है, K, और ये जमीन पे रखा है, जमीन पर रखा है। K तो जानते हो क्या होता है, K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है स्प्रिंग की मोटाई पर, स्प्रिंग के मटेरियल पर, स्प्रिंग के मटेरियल पर। जैसे तुमने लोहा लिया, लोहा ज़्यादा सख्त होता है एज कंपेयर टू गोल्ड के, और विश्वास ना हो तो घर में जाके गहना पकड़ना और ऐसे सोने का हो, मोड़ देना, देखो कितनी आसानी से मुड़ जाएगा, हैं भूत बना देंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है आयरन क्या होता है, हार्ड होता है एज कंपेयर टू गोल्ड के, ठीक है। तो वो उस मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि तुम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो M1 M2, अब जरा सोचना, मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐसे दबाया और छोड़ दिया, क्या होगा, दबा के छोड़ दूंगा तो ये ऐसे आएंगे जाएंगे, बस हो गया SHM। कोई भी चीज़ अपने पाथ पर बार बार रिटेन करे, समझो हो गया SHM, ठीक है। तो वो हो जाएगा SHM। अगर वो SHM हो गया तो तुम सबसे पहले, अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो T = 2 पाई, यहाँ पर मास कितने हैं, 2, तो सबसे पहले लिखो M इक्विवेलेंट अपॉन K ही तो होता है। अब अगर मैं यहाँ M इक्विवेलेंट देखूँ तो M इक्विवेलेंट होगा M1 M2 अपॉन M1 प्लस, सही है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में
देखो काफ़ी टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, जितने इतने प्रकार से पूछा जा सकता है, मैं सारे प्रकार तुम्हें करा रहा हूँ। सबसे पहले ऐसे देगा तो ऐसे करोगे, उसी का टाइप एक प्रकार से ये हो गया। मैंने तुमसे कहा कोई तुम्हें दो मास दे रखे हैं M1 और M2, तुमसे कहा गया कि बताओ अगर मैं इन्हें कंप्रेस करके छोड़ दूँ, कंप्रेस करके छोड़ दूँ, चाहे मैं कंप्रेस करूँ चाहे मैं स्ट्रेच करूँ, स्ट्रेच का मतलब खींचूँ, बात एक ही है। तो ये क्या करेंगे, बार बार अपने पाथ को रिटेन करेंगे, बार बार अपने पाथ को रिटेन करेंगे, तो इनका क्या होगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो फार्मूला होगा वो T=2π√m/k। अब मैं यहाँ से अगर m इक्विवेलेंट देखूंगा तो वो आएगा m1 m2/m1 प्लस m2, इस टाइप से ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, मैंने कहा एक बॉडी है जिसका मास m है, अटैच टू ए स्प्रिंग इज ऑसिलेट विद टाइम पीरियड 4 सेकेंड। इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई 4 kg, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई 4 kg, इट्स टाइम पीरियड इंक्रीज बाई 2 सेकेंड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में ये कहा गया पहले मेरे पास एक स्प्रिंग है और उसके नीचे क्या मास रखा है, m रखा है। देखो क्या रहा, मास है m, मास अटैच्ड है। उसने कहा अगर मेरा m मास अटैच्ड है, अगर मैं इसे पकड़ के खींच के छोड़ दूं तो इसका जो टाइम पीरियड है ना वो कितना था, 4 सेकेंड था। कितना था, 4 सेकेंड। अब उसने कहा मैंने इसमें 4 किलोग्राम जोड़ दिया और इसमें 4 किलोग्राम और जोड़ दिया। अगर मैंने इसमें 4 किलोग्राम और जोड़ दिया यानी कि अब क्या कर दिया, m+4 m+, अब जो इसका नया टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड बढ़ गया, पहले 4 था, 2 बढ़ के कितना हो गया, 6 सेकेंड हो गया। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है कि ये मास m की वैल्यू क्या होगी, इस मास m की वैल्यू। तो दिक्कत क्या बात की है सर, एक बार बताओ, जब पहले सिर्फ मास m था तो टाइम पीरियड का फार्मूला तुम बोले T=2π√m/, ये T1 हो गया। उसके बाद में मास बढ़ गया, मास बढ़ के क्या हो गया, m+k, तो वही रहा, k वही रहा, जो पहले था वही अब है। मास तुमने ज़्यादा लगा दिया तो वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा ना, यानी कि ज़्यादा खिंच जाएगा। अब तुमसे कहा गया है कि बताओ क्या वैल्यू होगी, तो सबसे पहले दोनों को बटे कर लो, इसे और इसे। T1 की वैल्यू देखो कितनी थी, पहले 4 सेकेंड, फिर कितना हो गया, 6 सेकेंड, 2π से 2π कट गया, 2π से 2π कट गया, पूरे के ऊपर अंडर रूट है तो ऊपर हो गया m/k, नीचे हो गया m+4/k से k कट गया। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, पहले 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ, स्क्वायरिंग करो, 2 दूनी 4, 3 तियाँ, यहाँ बचा, जब स्क्वायरिंग करी तो m/m+, अब तिरछी गुणा कर दो, 4 की m से क्या आया, 4m, 4 चौक 16, और यहाँ क्या आया, 9m, 16 ऐसे ही ये उधर जाएगा, जब 4 उधर जाएगा तो 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 5m, m की वैल्यू आ गई 16/5, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, पहले कितना मास था, 3.2 kg, 3.2 kg ये मास था पहले। सही है, इसे उतारो, फिर कुछ और क्वेश्चन है। पुली दे दी, पुली जानते जब हम लोग, पता है अब भी देखो कुछ कुएं होते हैं गांव में, कुछ कुएं होते हैं उनमें पुली लगी हुई होती है। ठीक है, पुली खींचते ना, पानी खींचते थे, पानी खींचते हैं, गांव में है, किसी गांव में पुली है? तो गांव में रहता ही नहीं है, है तो मेरे गांव। अच्छा है पुली। देखो मैंने क्या किया, हाँ सोचो, मैंने किया यहाँ पर एक मास लगा दिया, कोई भी मास m, उसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया। देखो वही है, नीड तो कुछ भी कह सकता है, उसके कहने की क्या है, ये ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट का मतलब ये यहाँ से हटेगा नहीं, ये बांध दिया है मैंने ज़मीन से। ठीक है, अब जरा सोचो सर अगर ये ऐसा है, मैंने तुमसे कहा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, जरा सोचो अगर मैं इसे हल्का सा खींचूं, पकड़ के हल्का सा खींचूं, जब इसे हल्का सा खींचूंगा तो क्या खींचेगा, स्प्रिंग खींचेगा। अरे स्प्रिंग तो खींचेगा, या जमीन अपनी जगह से उठ के ऊपर आ जाएगी, जमीन तो वहीं रहेगी भाई, स्प्रिंग खींचेगा। जब मैं इसे पकड़ के हल्का सा खींचा, स्प्रिंग खींचा, और फिर मैंने इसे छोड़ दिया, तो ये वाला है, ये ऐसे 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 तो जाएगा आएगा,
क्या बन गया? टाइम पीरियड। क्या बन गया? बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? तो देखो सबसे पहले सर अगर इसे मैं पकड़ के हल्का सा खींचा, मैंने फोर्स लगाया, जो भी मैंने फोर्स लगाया, यहाँ पर टेंशन क्या लग रहा है भाई? जितना फोर्स यहाँ नीचे लगाऊंगा उतना ही तो टेंशन इसमें होगा। टेंशन क्या है? स्ट्रिंग में। अरे कोई भी रस्सी है, जैसे मान लो कोई भी ये रस्सी है, इस रस्सी में अभी मैं नहीं खींच रहा हूँ तो टेंशन कम है, मतलब लगभग ना के बराबर है। पकड़ के जितना खींचूंगा उतनी तो टेंशन होगी। मैंने इधर मान लो बांध रखा है, नीचे बहुत तेजी से खींच रहा हूँ, टेंशन बढ़ती जाएगी, इसमें टेंशन बढ़ती जाएगी ना। और टेंशन क्या होता है? फोर्स। टेंशन ही क्या होता है? फोर्स। ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा अच्छा मैंने इसे पकड़ के खींचा तो यहाँ पर टेंशन हुई। टेंशन कितनी हुई? जितना मैंने पकड़ के खींचा, तो इधर अगर इसने x खींचा, कितना खींचा मैंने इसे? x, तो ये कितना खींचा? kx। क्या खींचा? पल्ले नहीं पड़ा गुरुजी। इधर देखो, सबसे पहले ये स्प्रिंग है, तुम्हें पता है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? k। अगर मैं इसे पकड़ के इधर खींचूं, फोर्स लगाऊं F, ठीक है, तो ये स्प्रिंग क्या चाहेगा? अगला इसे अगले खींचना चाहेगा? नहीं। स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगाएगा? पीछे की ओर। ठीक है, तो इधर फोर्स F है तो पीछे की ओर कितना लगाता है ये? माइनस kx। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। काय का डिस्प्लेसमेंट? जितना तुम इस ब्लॉक को पकड़ के अगले की ओर खींचोगे, सही है, x खींचोगे तो माइनस kx। जितना ज़्यादा x करते रहोगे फोर्स उतना ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। और विश्वास नहीं हो तो घर पे जाना, घर पे जाकर कोई भी स्प्रिंग मिले, उस स्प्रिंग को पहले 1 सेंटीमीटर पकड़ के खींचना, पहले ऐसे बांध लेना, ऐसे करके किसी जॉइंट में कर दिया जो खींचे नहीं, ठीक है, मजबूत चीज़ हो। 1 सेंटीमीटर खींचना, आराम से खींच दोगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 सेंटीमीटर फिर और अगले खींचना, तो पहले से ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। फिर 1 सेंटीमीटर और ज़्यादा खींचना, और भी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो जितना तुम ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे फोर्स उतना ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर सर जी ये खिंचा x, तो फोर्स क्या हो गया? kx। माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि ये बढ़ कहाँ रहा है? आगे की ओर तो चल रहा है। और स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगा रहा है? पीछे की ओर। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर क्या आया? मेरा माइनस आया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो टेंशन, और टेंशन ही क्या होती है? फोर्स होता है। टेंशन ही क्या होती है? अब देखो कंपेयर करो, F इजिकल टू, टेंशन थी ना, टेंशन रह जाना है, खाली यहाँ पर T रह जाना है, तो T ही तुम्हारा फोर्स है। F इजिकल टू माइनस का, तो x के साथ में यहाँ पर सिर्फ क्या है? k। तो टाइम पीरियड हो जाएगा T इजिकल टू 2π√m अपॉन, कतई पल्ले नहीं पड़ा ये वाला। तो लो एक एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं हम लोग, है ना, हम लोगों के पास एग्जाम्पलों की कोई कमी थोड़ी नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला देखो, एक स्प्रिंग है, सही है, यहाँ पुली है, यहाँ पुली है, इधर मैंने मास लटका दिया m, इसे मैंने बांध दिया, इसे मैंने ऐसे बांध दिया, ठीक है, हाँ, एक को मैंने मास लटका दिया m, इसको मैंने बांध दिया। अब तुम जरा दिमाग लगाना, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है कुछ नहीं, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या? मुझे एक बार बताओ, जरा ध्यान लगा के बताओ, जरा तुम सब लोग बताओ, खाली बस छोटा सा गेम है दिमाग का। मैं अगर इसे x खींचूं, कितना खींचूं? x। अगर मैं इसे x खींचा नीचे की ओर, तो पुली कितना नीचे आएगी? सोचो, अगर मैं इसको x नीचे लाऊं तो ये पुली कितना नीचे आएगी? पुली भी तो नीचे आएगी, कितना नीचे आएगी? सोचो, देखो ऐसा है, अगर ये x खींचूंगा, मैं x खींचूंगा तो x जो खिंचाव है वो इस तरफ भी हुआ है और दोनों को मिला के x खिंचा हुआ है, तो जो पुली होगी वो इसकी क्या आएगी? x/2 नीचे आएगी। ठीक है, खुद देखो भाई, तुम कोई रस्सी है, ऐसी कोई रस्सी है, जैसे मान लो ऐसी कोई रस्सी है, ये रस्सी है, ठीक है, ये पुली है, ये पुली है, मैं इसे x खींच रहा हूँ, तो जी देखो नीचे आ रही है, ये नीचे आएगी तो भैया x/2 इधर खींचेगा, x/2 इधर खींचेगा, तभी तो वो नीचे खींचेगा। खुद देखो, ये मैं इसे x खींचा जरूर हूँ, लेकिन ये जो है, ये जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ कितना खींची है? x/2।
2 और x/2 इसका खिंच के इधर से आ गई, इसके आ गई, तो पुली सिर्फ कितना खिंच के आई, x/2 खिंच के आई बस। ठीक है, अब सोचो सर इधर टेंशन क्या थी, T। तुम्हें पता है जब स्ट्रिंग सेम हो, स्ट्रिंग मतलब रस्सी सेम हो, तो टेंशन भी क्या होती है, सेम। तो नीचे की ओर कितनी टेंशन लग रही है सर, T और T 2T, और ऊपर K, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x/। अगर मैं सिर्फ यहां T रखूंगा तो नीचे क्या हो जाएगा भाई, T रखूंगा तो ये हो जाएगा। अब मैंने कहा टेंशन ही तुम्हारा क्या होता है सर, फोर्स होता है। तो F इजिकल टू, अब x किससे देखो, x की जगह अब K क्या हो गया, K/4। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा T इजिकल टू 2π√m/K, और K की जगह क्या आएगा, और 4 अगर तुम्हारा ऊपर जाएगा T इजिकल टू 2π/4m/। अब भी समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, ये तो हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब सर जी एक क्वेश्चन और करा दो तो थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए। देखो एक से समझो, मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें और कहा, इसमें एक पुली है, अब तुम लोग खुद बताइए सर ऐसे पुली है, मैंने कहा ठीक है, नीचे ये स्प्रिंग है, ठीक है, यहां पर मास क्या है m, ये क्या है x, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ठीक। अब जरा सोचो अगर मैं इस मास को नीचे की ओर खींचूं, नीचे की ओर खींचूं कितना, अब नीचे की ओर अगर मैंने x खींचा तो ये कितना खींचेगा, x ही खींचेगा, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। अगर मैं इसे पकड़ के नीचे कितना खींचूं तो ये भी कितना खींचेगा, x ही खींचेगा। यहां पर टेंशन क्या है, T, यहां टेंशन क्या है, T। सर ऊपर टेंशन क्या हो गई, 2T, ऊपर टेंशन क्या हो गई 2T, भाई T और T ऊपर टेंशन 2T, और इसे मैंने खींचा तो ये कितना खींचा सर, x खींचा, यानी कि माइनस का kx। अगर मैं यहाँ टेंशन देखूंगा तो माइनस का kx/2, और यही क्या होता है मेरा फोर्स। अब टाइम पीरियड देख लो, T इजिकल टू 2π√m/K/2, यही तो हो जाएगा। तो T इजिकल टू क्या हो जाएगा 2π, ये 2 ऊपर जाएगा 2m/। अब एक बात और देखना सर जी, एक बात याद रखना, ये जो T है ना वो तुम्हारा टेंशन है, और ये जो T है ना वो तुम्हारा क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है। कहीं दोनों को सेम समझो, सेम नहीं है। टेंशन समझ रहे हो, रस्सी में टेंशन, रस्सी में टेंशन होती है, वो रस्सी में टेंशन है। टाइम पीरियड क्या है, अपने पाथ को, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई तो गई आई, जो समय लगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। तो ये वो टाइम पीरियड क्या है, T है, ठीक है। 1 2 3 ये उतारो, फिर अगले बढ़ाएं, फिजिकल करते हैं। सर फिजिकल पेंडुलम क्या होता है, सबसे पहले देखो ऐसा है, ऐसी कोई चीज जिसका कोई शेप और साइज निर्धारित ना हो, ठीक है। कोई भी चीज ले लो, जैसे मैंने कहा मान लो ये मेरे पास बोतल है, इस बोतल में मैंने इधर से छेद किया, इधर निकाल दिया। अब सोचो अगर मैंने इसको छेद किया या मैंने ऐसे छेद किया, इसे ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखो ये मैंने थोड़ा सा एंगल दिया, छोड़ दिया, ये क्या कर रही है, अपने पाथ पर बार बार क्या कर रही है, रिटेन कर रही है, बार बार अपने पाथ पर जा रही है, बार बार अपने पाथ पर जा रही है। तो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। क्या होगा, अब टाइम पीरियड क्या होगा सर जी, देखो अगर मान लो और अच्छे से अगर मैं दिखाऊं, मैंने मान लो इसे यहाँ से ऐसे लटका दिया, लटकाने के बाद मैं ऐसे ले गया, कोई एंगल पे ले गया, छोड़ दिया, ये बार बार अपने पाथ को क्या कर रही है, रिटेन कर रही है, बार बार अपने पाथ पर आ रही है, जा रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या कर रही है सर, टाइम पीरियड। अब क्या टाइम पीरियड है, पहले ये देखो, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ से लिया, मैंने अपने पास स्टॉप वॉच जानते हो, मोबाइल में होती है स्टॉप वॉच, मोबाइल में जो अपने मल्टीमीडिया फ़ोन है सब में स्टॉप वॉच है, ठीक है। और अगर लैब में देखोगे, लैब में एक सफिशिएंट वॉच होती है, ऐसे बटन दबाओ तुरंत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो स्टॉप वॉच है। मैंने क्या किया, इसे जब यहाँ से पढ़ के छोड़ा, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। अब देखो ये ऐसे गई और यहाँ तक आ गई, देखो यहाँ से गई और वापस यहाँ तक आ गई। जैसे यहाँ से गई, स्टॉप वॉच स्टार्ट और स्टॉप वॉच क्लोज्ड,
यहाँ से गई, स्टॉप वॉच स्टार्ट, स्टॉप वॉच क्लोज, जो टाइम लगाया उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। छुट्टी, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है सर जी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, बहुत है। हाँ, मिली होती है उसमें, सेकंड की वो छोटी होती है। अब देखो सर, फिजिकल पेंडुलम का क्या है, कोई शेप और साइज नहीं होता है। अगर कोई शेप और साइज नहीं है, मैंने कोई भी एक तुम्हें रिजिड बॉडी मान ली, इस रिजिड बॉडी में मैंने यहाँ पर होल किया और इसे ऐसे लटका दिया, लटकाने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा कुछ क्या दे दिया, मान लो मैंने इसे कुछ थोड़ा सा एंगल दे दिया। पहले ये ऐसे थी, अब ऐसे हो गई, कुछ एंगल दे दिया और एंगल दे के इसे यहाँ पर छोड़ दिया। एंगल दे के अगर मैंने इसे छोड़ा तो ये बार बार ऐसे आएगी जाएगी। तो इसका जो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा, t = 2 पाई अंडर रूट आई बटे mg/d, या फिर t = 2 पाई अंडर रूट मॉड ऑफ थीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, ज़्यादातर क्या 95% 99% क्वेश्चनों में जो तुम्हारे आएंगे वो तुम्हें इसी से मतलब होगा, t = 2 पाई अंडर रूट आई बटे mg/d। थीटा क्या है, अरे जितने एंगल पर छोड़ा है। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण। ठीक है, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अब जरा सोचो सर, आई क्या है। आई को हम लोग बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हिंदी में वो, इंग्लिश में बोलते हैं। एम तो मास हो ही गया, जी सबको पता है 9.8 होता है। डी क्या हो गई, डी हो गई डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन पॉइंट। ठीक है, जैसे मैंने कहा सर, मान लो इस पूरी बॉडी का रोटेशन तो यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास मान लो अगर यहां है, सेंटर ऑफ मास मान लो यहां का, यहां पर है, तो इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है ना, इसको ही तुम क्या बोलोगे सर, डी बोलोगे। क्या बोलोगे, डी। और इस जहां पर ये रोटेशन हो रहा है, जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन हो रहा है, वो एक्सिस के अलोंग क्या निकालोगे, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण हम लोग निकालेंगे। ठीक सर, एक का क्वेश्चन कर दो तो अपन के थोड़े और पल्ले पड़े। लो, क्वेश्चन में क्या है, देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैंने एक रॉड ले ली, रॉड के ऊपरी सिरे पर ऐसे छेद कर दिया, कोई रॉड ले ली, ऊपरी सिरे पर होल करके ऐसे लटका दिया इसे। अब मैंने इसे हल्का सा डिफ्लेक्शन दिया, रॉड को मैंने हल्का सा डिफ्लेक्शन दिया, मतलब थोड़ा सा एंगल दिया, ये एंगल दिया देखो थीटा, और एंगल देके इसको छोड़ दिया। अगर इस रॉड की जो लेंथ है वो L है, इस रॉड का जो मास क्या है M, तो बताओ इस रॉड का टाइम पीरियड क्या होगा। रॉड जानते हैं हम लोग, कोई रॉड हो गई, रॉड को मैंने ऊपरी सिरे पर, कतई ऊपरी सिरे पर, जैसे मान लो अगर ये छोटी रॉड है, ठीक है, कतई ऊपरी सिरे पर ऐसे यहाँ पर ऐसे छेद करा इधर से और इधर से, और ऐसे डाल दिया। ठीक है, ऐसे मान लो डाल दिया। अब इसकी लेंथ L है, मास क्या है M, मैंने इसे हल्का सा ऐसे छोड़ा, छोड़ने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे आने जाने लगेगी। अब इसका मैंने क्या पूछ लिया, टाइम पीरियड क्या होगा। तो सबसे पहले कोई दिक्कत वाली, t = 2 पाई अंडर रूट आई बटे mg। अब ये देखो, सबसे पहले हम लोग निकालें डी। तुम्हें पता है कोई भी रॉड होती है, रॉड का सेंटर ऑफ मास हमेशा, द्रव्यमान केंद्र हमेशा कहाँ होता है, बीच में, हमेशा कहाँ होता है, बीच में होगा। यानी कि ये दूरी कितनी होगी, बोलो, L/2। पूरी कितनी है L, तो ये आधी कितनी होगी, L/2। कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे D तो मिल गई,
डी मिल गई, डी क्या हो गई L/2। अच्छा ठीक है, मैंने कहा कोई भी रॉड होती थी, जब मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा था, जड़त्व आघूर्ण पढ़ा रहा था, तो मैंने तुमसे कहा था सेंटर के अलाउंग अगर मैं किसी चीज को घुमाऊंगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था mL/12। ये याद करने वाली बात है, मैंने तुम्हें बता रखा है, ठीक है। अगर मैं लास्ट कॉर्नर के अलाउंग इसे घुमाऊंगा, ये बिल्कुल लास्ट कॉर्नर के अलाउंग, तो क्या होता था mL/3। mL/, अरे सब याद करा दिया था मैंने तुम्हें उस समय, ठीक है। तो अगर मैं देखूं सर जी, सबसे पहले T = 2π I, लास्ट कॉर्नर के अलाउंग जो घूम रहा है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया mL/3। मास क्या है m, g ऐसे ही, d दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक L/, यही तो है सर। देखो चौथी चीज़ कहाँ जाती है ऊपर, तीसरी चीज़ कहाँ जाती है नीचे, तो T = क्या आएगा 2π √, 2 ऊपर गया 2mL², 3mg, m से 1l से, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आया 2π 2l/3g, 2l/3g, ठीक है। ये आंसर आया। इस बात करते हैं सर, इसी में ही मैंने क्या किया, एक रिंग ले ली, एक रिंग ले ली, ठीक है। रिंग जानते हो ना, अरे रिंग जानते हो अच्छा अंगूठी, हाँ उसी को हम लोग रिंग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब देखो रिंग ले ली मैंने, रिंग का मैंने मास माना m, रिंग की रेडियस मानी मान लो r है। मैंने क्या किया, इस रिंग में ऊपर ऐसे, ऊपर ये ऐसे करके एक छेद किया, और छेद करके ऐसे मैंने इसे हल्का सा डिफ्लेक्ट किया और छोड़ दिया, हल्का सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ दिया, सही है। ऐसे हो जाता है, कड़ा निकल जाता है आपका कड़ा। ला, जैसे मान लो ये है, ये मेरी रिंगी तो है, मैंने क्या किया, इसे ऊपर से ऐसे उधर से छेद किया, ऐसे छोड़ दिया। मैंने इसे हल्का सा, देखो छेद है इसमें, ठीक है, छेद है, ऐसे तो अभी तो नहीं मुड़ेगा, छेद है। फिर मैंने इसे ऐसे डिफ्लेक्ट करूं, अब ये ऐसे ऐसे जाएगा, आएगा आएगा अपने पाथ पर बार बार आएगा जाएगा, तो आएगा जाएगा, तो क्या हो गया, इसका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो अगर मैंने कहा सर इसका टाइम पीरियड क्या होगा, अरे तो दिक्कत किस बात की है, T = तुम बोले 2π √I/mg, बस सर जी ये हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब तुम बोलो सर जी इसका रिंग का सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ होता है, बीच में। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में। अब रिंग का सेंटर ऑफ मास बीच में है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, अरे ये r ही तो है, ये कितनी है r, इसका मतलब d की वैल्यू क्या हो गई सर, r हो गई। अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं पता है रिंग का इस सेंटर के अलोंग, इस सेंटर के अलोंग रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr², और यहाँ पर भी है। तो अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखूंगा तो सेंटर के अलोंग क्या होता है mr² प्लस इसका मास m, ये दूरी, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2mr। ये तो सब मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँ सर 2π, ऐसे ही I की जगह क्या रखा 2mr² अपॉन mg, d दूरी कितनी है r है, m से m कट गया, तो T = 2π, एक r से एक r भी क्या बचा 2r अपॉन g, यानी कि रिंग का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड वो कितना हो जाएगा T = 2π √2r अपॉन g। इसके बाद में हम कुछ, इसके बाद में और भी क्वेश्चन दे सकता है, वो भी पता लगा सकते हो तुम लोग, ठीक है। चलो इसी टाइप से अब मैं एक बात बताऊं, मैंने कहा मेरे पास में एक कटोरा है, सोने के तो इंडिया के पास है, और लोहे का भी नहीं है, वो पाकिस्तान के पास है कटोरा, है ना, वो टीन वाला है। ये जब वो टीन वाला है, ये पाकिस्तान का कटोरा है मान लो, ठीक है। कोई मेरे पास कटोरा है, इस कटोरे में अब तुम बताओ, अगर मैंने यहाँ गेंद ली एक और गेंद को छोड़ दिया, यहाँ पर रखा और गेंद को छोड़ दिया, तो गेंद क्या करेगी बताओ, नीचे जाएगी,
फिर आती जाती रहेगी भाई, तो आती जाती रहेगी तो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो इसका टाइम पीरियड होगा, तो सर जी इसका टाइम पीरियड होगा तो होगा क्या, तो बस डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। देखो अगर ये कटोरा है, ये गोल कटोरा है, अगर इस कटोरा को मैं पूरा करता तो कुछ ऐसे बनता, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, रेडियस होगी। रेडियस का मतलब क्या हो गया, आर, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन, आर क्या है, रेडियस ऑफ कटोरा, रेडियस ऑफ, अरे मतलब कटोरे की जो रेडियस, बॉल इंग्लिश में बॉल बोलते हैं, ठीक है, बॉल, तो बॉल की जो रेडियस है वही तो इसकी रेडियस होगी, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या हुआ, देखो यूनिस के दिमाग में एक आइडिया आया, इसे जाना था अमेरिका। अब इसने किताबों में क्या पढ़ लिया कि अमेरिका भारत के जस्ट नीचे है, यही तो पढ़ा है, अमेरिका भारत के जस्ट कहाँ है, बोले अगर गड्ढा खोदते जाओ। अब ये गड्ढा खोदता गया, गड्ढा खोदता गया, इसने क्या किया, देखो इसने क्या किया, गड्ढे खोदते खोदते इसने पूरा पृथ्वी इसकी ऐसी थी, ठीक है, पूरी पृथ्वी ऐसे थी, यहाँ पर ये भारत पर है, मान लो यहाँ पर ये, इसने यहाँ से गड्ढा खोदना स्टार्ट किया और पूरा गड्ढा खोद के ऐसे इसने गड्ढा खोद दिया। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी कीमत का नहीं, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है, त्रिज्या अर्थ की कितनी है, 6400 किलोमीटर, ठीक है, 6.4, और मास कितना है, मास कितना है, वैसे तो रियल में जो मास है वो 5.9 इंटू 10 की पावर 24 kg है, लेकिन हम लोग लेते हैं 6 गुणा 10 की घात 24 kg, क्वेश्चन में हम ये लेते हैं, ठीक है, इतना मास है पृथ्वी का, ठीक है, और रेडियस कितनी है सबको पता है, 6400 किलोमीटर का मतलब हो गया 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। चलो वो बात छोड़ो, ये बात हम बहुत ग्रेविटी में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अब यूनिस ने क्या कहा, यूनिस बोला हम पृथ्वी पर खड़ा हूँ मैं, हम सब लोग पृथ्वी पर खड़े हैं। पृथ्वी पर हम क्यों खड़े हैं, क्योंकि पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच रही है, तभी हम खड़े हैं। अगर पृथ्वी हमें अपनी ओर नहीं खींचे तो हम खड़े नहीं रहेंगे। और पृथ्वी जिससे खींचती है उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल जी, और स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं इसे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मुझे पता है यूनिस, जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम की ज़्यादा, कम, ऊपर जाते हैं तो कम, नीचे जाएं तो, ऊपर जाएं तो जी की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, पोल पर, कहाँ पर, पोल कौन से हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और पृथ्वी की सरफेस पर सबसे कम कहाँ होती है, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा, और जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, जो पृथ्वी को आधा आधा काटती है, बीचों बीच से गुजरती है, आधा आधा काटती है। भारत से क्या भूमध्य रेखा गुजरती है, नहीं गुजरती, अब नीचे से गुजरती है, श्रीलंका पार करके, भाषण मारी है, हाँ, भारत से नहीं गुजरती है, ध्यान रखना, कर्क है वो, कर्क, ठीक है। अब देखो अगर मैं अब बात करूं, सर मैंने यहाँ पर एक गड्ढा कर दिया, मैं बस एक बात जानता हूँ, अगर मैं पृथ्वी के अंदर जाऊँगा तो जी की वैल्यू मेरी कम होगी, ठीक है। और तुम्हें पता है पृथ्वी जिस भी चीज़ को खींचती है वो पृथ्वी हर चीज़ को नीचे की ओर खींचती है, नीचे की ओर कहाँ, सेंटर की ओर खींचती है, हमेशा नीचे की ओर कहाँ, सेंटर की ओर, जहाँ पे हमारा पृथ्वी का सेंटर है वहाँ की ओर खींचती है, बस छुट्टी। अब जरा सोचो, अब यूनिस ने ज़्यादा फिजिक्स पढ़ी नहीं थी, उसने क्या किया, यहाँ से छलांग लगा दी, भाई गड्ढा तो खोद दिया, गड्ढा खोद के वीजा मिल नहीं रहा था, अमेरिका जाना था, इन्होंने क्या किया, यहाँ से छलांग लगा दी, यहाँ से छलांग लगाई, सबसे पहले पृथ्वी अपनी ओर इसे खींचेगी, क्योंकि सेंटर पृथ्वी का यहाँ है, यहाँ सेंटर की ओर खींचती रही, जैसे खींचती रहेगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, यहाँ पर जाके जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, सेंटर पर जी की वैल्यू। उसके बाद में जब ये यहाँ जाएगा नीचे, क्या अब पृथ्वी नीचे की ओर खींचेगी, सेंटर की ओर खींचती है ना, अब पृथ्वी किधर खींचेगी, ऊपर की ओर, सेंटर की ओर खींचती है। अब पहले जो इसकी यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ी थी, अब वो वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगेगी,
और जैसे ये यहाँ आने को होगा क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, फिर ये वापस ऐसे आएगा, फिर बढ़ेगी, उसके बाद में फिर तो ये ऐसे ऐसे अप डाउन करता रहेगा। अब ये अपने पाथ को बार बार क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है, बार बार अपने पाथ में जा रहा है। अगर बार बार अपने पाथ में जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, SHM क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक सरल आवर्त कर रहा है। तो अगर ये सरल आवर्त गति कर रहा है तो सर टाइम पीरियड क्या होगा, तो T = 2 पाई अंडर रूट RE अपॉन, सही है, T = 2 पाई अंडर रूट RE अपॉन G। अगर सर मैं RE की वैल्यू लगाऊं, RE की वैल्यू कितनी है, 6.4 इंटू 10 की पावर, और G की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। ठीक है, हम लोग 10 भी मान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ ये सब वैल्यू रखूँगा तो जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 84.6 मिनट या फिर 1.4 घंटा, 1.4। अब अभिषेक बेचारे ने फिजिक्स पढ़ रखी थी। अभिषेक को जैसे ही पता चला कि यूनिस गड्ढे में कूद गया है, इसने टाइम पीरियड लगाया कितना, 1.4 घंटा। इसने कहा भी यहाँ से कूदा है, नीचे जाएगा, वापिस यहाँ तक आएगा तो कितना समय लगेगा, 1.4, और इसने निरी रस्सी डाल रखी थी, ठीक है, किलोमीटर से इसने निरी रस्सियाँ डाल रखी थी, लेकिन पकड़ सिर्फ एक ही रखी थी। बोले ये जैसे ही आएगा तुरंत कह देंगे पकड़ लेना, खींच लेंगे हम तुमको, ठीक है। तो वही हिसाब है। तो कितनी देर में ये एक चक्कर लगाया जाएगा, 1.4 घंटे में ये अंदर जाके कहाँ पर आ जाएगा, वापस आ जाएगा। सही है, ये ऐसे है। तो ये ऐसे टाइम पीरियड तुम्हारे इस अर्थ के लिए, अर्थ के सिस्टम में ऐसा टाइम पीरियड तुम्हारा हो जाएगा। एक यूट्यूब है, अभिषेक खुश हुआ, अभिषेक यूट्यूब है मेरे पास, देखो ये कौन सा यूट्यूब है? ये केमिस्ट्री लैब वाला यूट्यूब है। अब इस यूट्यूब में देखो जरा सोचना, इस यूट्यूब में सर पानी भरा है, कोई दिक्कत नहीं सर, पानी भरा है मेरा। मैंने क्या किया, यहां से इस पर फूंक मारी, फूंक मारूंगा तो सर ये हिस्सा नीचे जाएगा, ये कहां जाएगा, फिर मैं एक बार फूंक मार के छोड़ दिया, ठीक है, या मैंने ऐसा प्रेशर दिया जिससे कि ये पानी कहां गया और ये कहां गया, अब मैंने छोड़ दिया, अब ये वाला कहां जाएगा और ये कहां जाएगा, फिर ये वाला, सही है, क्या होने लगा भाई, SHM होने लगा, SHM होने लगा। देखो इन दोनों में कितना अंतर है, बेसिकली H का अंतर है, कितना अंतर है, H का, बल्कि इन दोनों में H का अंतर नहीं देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं जब ये पहले क्या थे, पहले बराबर थे तो इसकी ऊंचाई कितनी थी, इसकी ऊंचाई थी वो तुम्हारी थी H, ठीक है। तो अगर मैं इसका टाइम पीरियड देखूंगा, T = 2 पाई अंडर रूट H अपॉन ये हो, ठीक है। कोई भी मेरे पास यूट्यूब होगी, उसमें कोई भी लिक्विड भरा होगा, लिक्विड ही भरा होगा, अगर मैं इस पर इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, तो ऐसे ऐसे देखो ये बार बार ऊपर नीचे आ जा रहा है, तो इसका एक टाइम पीरियड हो जाएगा। वो टाइम पीरियड क्या होगा, T = 2 पाई अंडर रूट H अपॉन G, ये हो जाएगा।